नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं सभी के सभी? बताइए एक बार स्क्रीन पर तो सब देखिए। हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी? आई होप फाइन होगे, बढ़िया होगे और ढेर सारे मजे के साथ होगे, किसी प्रॉब्लम में नहीं होगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आई नो थोड़ा लेट हो गया चीजों में, ठीक, बट ठीक है, वी आर ऑन टाइम। हम टाइम से पहले ही हैं अभी भी, क्योंकि हमने जो बाकी के चैप्टर्स हैं पिछले वाले, उनको इतना रैपिडली कवर किया है, इतना तेजी से कवर किया है कि वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम द सिलेबस। ठीक, जो रिक्वायर्ड सिलेबस है उससे हम बहुत आगे चल रहे हैं। ठीक, तो आराम से भी अगर हम चलेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक, एंड उसी के साथ साथ द सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू गाइस। जैसे ही हमारा सोशल साइंस का सिलेबस खत्म होगा, एक महीने में लगभग मेरे ख्याल से खत्म होना चाहिए, अगस्त तक। अगस्त खत्म होते होते हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक, तो जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होता है, वी विल लॉन्च समथिंग बिग। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ रखा है, एक बार उसको रिवाइज करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट हुआ तो हमने क्या देखा? सबसे पहली चीज हमने ये देखी कि किस तरह से गर्ल्स और बॉयज के बीच में अलग अलग तरह के स्टीरियोटाइप सेट कर दिए गए हैं कि एक अगर कोई पुरुष है तो एक तरह काम करेगा, महिला है तो एक तरह काम करेगी। ठीक, वो सारी चीजें हमने देखी। उसके साथ साथ फिर हमने स्कूलिंग देखी कि स्कूलिंग में वुमेन्स की सिचुएशन बहुत खराब थी। वुमेन्स को स्कूलिंग उतनी अच्छे से नहीं प्रोवाइड किया रही थी, जिसके चलते उनकी सिचुएशन वर्स ऑफ होती चली गई। और उसमें हमने एक एग्जाम्पल भी देखा, किसका? राजचंद्री देवी का। राजचंद्री देवी जिन्होंने इंडिया की पहली ऑटोबायोग्राफी लिखी थी एक वुमेन के द्वारा, जो थी अमर जीवन। उसमें उन्होंने अपने डेली लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में बताया था कि किस तरह से वो स्ट्रगल किया उन्होंने, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, वो सारी चीजें हमने देख रखी थी। अब हमको नया टॉपिक स्टार्ट करना है आज से। नए टॉपिक का नाम है, क्या नाम है? स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। Today, both boys and girls attend school in large numbers, yet, as we will see, there still remains differences between the education of boys and girls. ठीक, तो टॉपिक है हमारा स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। अगर हम बात करें स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, करंट सिचुएशंस की हम बात करें, प्रेजेंट डे की बात करें, तो प्रेजेंट डे में स्कूलिंग और एजुकेशन की जो सिचुएशन थी इंडिया में आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले, वो काफी इंप्रूव हुई है। क्यों इंप्रूव हुई है? बहुत सिंपल सा रीजन है कि जिस जिस तरह से टाइम्स मॉडर्नाइज होते गए हैं, लोगों को ये समझ में आया है कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी व्यक्ति के पास तो उसका जीवन निरर्थक हो जाएगा, उसके जीवन का कोई मतलब काम नहीं रहेगा। तो अगर हम प्रेजेंट डे सिचुएशंस की बात करें, तो प्रेजेंट डे सिचुएशंस कैसे हैं? प्रेजेंट डे सिचुएशंस ऐसी हैं कि एजुकेशन हर किसी के पास है, लेकिन उसमें भी डिफरेंस है कि बॉयज का जो प्रपोर्शन है एजुकेशन में वो बहुत ज्यादा है, गर्ल्स का जो प्रपोर्शन है एजुकेशन में वो बहुत मतलब बहुत कम नहीं है, लेकिन फिर भी बॉयज के कंपैरिजन में कम है। ठीक, वो चीज हमको जाननी है। India has a census every 10 years which counts the whole population of the country. It also gathers detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do and so on. ठीक, तो क्या बताया गया है कि इंडिया में हर 10 साल में एक सेंसस होता है। सेंसस मतलब जनगणना, नाम सुना होगा हिंदी में। सेंसस होता है हर 10 साल में, जिसमें ये एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि कंट्री में कितने लोग हैं, वो लोग किस तरह की जॉब में, कौन किस तरह की जॉब कर रहे हैं, कंट्री की इकोनॉमी क्या है, वो लोग कितनी इकोनॉमी जनरेट कर पा रहे हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, लिटरेसी रेट क्या है उनके अमाउंट, वो सारी चीजें। मतलब हर 10 साल में कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं उनके बारे में एक डिटेल्ड स्टडी होती है, जिसको हम कहते हैं सेंसस। ठीक, लास्ट जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 2011 में। उसके बाद फिर 2011 के बाद 2021 में सेंसस होना था, लेकिन क्योंकि 2021 में सेंसस नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था। ठीक, जिसकी वजह से वो शेड्यूल थोड़ा ब्रेक हुआ। तो जो हमारे पास लास्ट रिपोर्ट है वो 2011 की रिपोर्ट है, जो सेंसस हुआ था 2011 में, उसके बेसिस पे हम बात करने वाले हैं।
We use this information to measure many things like the number of literate people and the ratio of men and women. According to the 1961 census, about 40% of all boys and men 7 years old and above were literate. That is, they could at least write their names compared to just 15% of girls and women. ठीक, तो सेंसस के बारे में हम बात करेंगे। इस सेंसस के थ्रू बेसिकली हम ये समझेंगे कि क्या प्रोपोर्शन था बॉयज और गर्ल्स का। हम कंपैरिजन करेंगे दो सेंसस में, एक 1961 का सेंसस और एक 2011 का सेंसस। ठीक, जो हम कंपैरिजन करेंगे तो हम एक चीज देखेंगे, एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि 1961 में जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन इंप्रूव तो हुई 2011 में, लेकिन जो डिस्पैरिटी थी, जो डिफरेंस था, उस डिफरेंस में उतना चेंज नहीं आया। ठीक, तो दो सेंसस हमारे पास हैं 1961 का। अगर बात करें 1961 के सेंसस की, तो 1961 में जो सेंसस किया गया था इंडिया में, उसमें लगभग 40% मेंस और बॉयज यानी कि जो पुरुष समाज था, वो 40% ऐसा था जो लिटरेट था। लिटरेट इन द सेंस कि एटलीस्ट वो अपना नाम लिख सकते थे, मतलब एक देर मिनिमम एजुकेशन उनके पास थी। वहीं अगर बात करें उससे कंपैरिजन में वुमेन्स का क्या प्रपोर्शन था उस टाइम पे, तो वुमेन्स की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें से मात्र 15% वुमेन्स ऐसी थी जो अपना नाम लिख सकती थी, जिनके पास एक बेयर मिनिमम एजुकेशन थी। ठीक, अब अगर बात करें इसके कॉन्ट्रास्ट में 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें क्या सिचुएशन थी। 2011 वाले सेंसस की अगर बात करें तो in the most recent census of 2011, these figures have grown to 82% for boys and men and 65% for girls and women. This means that the proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. ठीक, तो क्या बताया गया है 2011 का जो सेंसस हुआ, जो लेटेस्ट अभी है, लेटेस्ट इसलिए क्योंकि 2021 में सेंसस हुआ नहीं, तो जो लास्ट रिकॉर्ड है हमारे पास, जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो 2011 का है। तो जो 2011 में सेंसस हुआ उसमें 82% मेंस और 65% वुमेन्स का प्रोपोर्शन था, जो जिनके पास एक बेयर मिनिमम एजुकेशन थी। ठीक, तो यहां पे हम कंक्लूजन क्या देख रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ लिटरेसी थी, जो लिटरेसी थी, लिटरेट परसेंटेज था मेंस और वुमेन्स का, वो 1961 के कंपैरिजन में 2011 में बढ़ा। ठीक, ज्यादा मेंस और ज्यादा वुमेन्स ने क्या किया, स्कूल्स को अटेंड करना स्टार्ट किया। रीजन क्या था, रीजन बहुत सिंपल सा था कि अब धीरे धीरे लोगों के अंदर लोग नॉलेजेबल हो रहे थे, लोगों को ये समझ में आ रहा था कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, but as you can also see, the percentage of the male group is still higher than the female group. The gap has not gone away. ठीक, तो क्या बताया जा रहा है कि जिस तरह से हम ये देखते हैं कि 1961 से 2011 तक जो प्रोपोर्शन था मेंस और वुमेन्स का जो स्कूलिंग अटेंड कर रहे थे वो बढ़ा, लेकिन जो डिफरेंस था मैन और मेंस और वुमेन्स के बीच में, वो डिफरेंस कम नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि 1961 में 40 और 15 का ग्राफ था और 2011 में 82 और 65 का ग्राफ था, लेकिन डिफरेंस तो था ना कि मेन ज्यादा अटेंड कर रहे हैं स्कूल और वुमेन्स कम अटेंड कर रही हैं, तो ये प्रोपोर्शन डिक्रीज नहीं हुआ था। एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल एजुकेशन 2014-15। ठीक, तो एक टेबल दी हुई है ग्रीन कलर की, इस टेबल में बताया गया है कि कौन से ग्रुप के लोगों ने, कौन से ग्रुप के बच्चों ने ज्यादा ड्रॉप आउट लिया है स्कूल से। लेवल बताया गया है कि किस लेवल पे। ठीक, ऑल रेशियो है और SC ST का अलग रेशियो है। अच्छा, एक पैराग्राफ भी था क्या। Here is a table that shows the percentage of girls and boys who leave schools from different social groups including scheduled caste and scheduled tribes। ठीक, तो जो टेबल है बेसिकली इसमें बताया गया है कि किस एज ग्रुप के बच्चे कौन सी कम्युनिटी से, SC ST या फिर ऑल जनरल,
कौन से कम्युनिटी के बच्चे ज्यादातर स्कूल ड्रॉप आउट हैं? तो प्राइमरी क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक लगा के अगर ऑल कैटेगरीज में देखें तो बॉयज 4.36%, गर्ल्स 3.88% और टोटल 4.13% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक लगा के ड्रॉप आउट कर देते हैं। वही बात करें एससी कम्युनिटी की, तो बॉयज 4.71%, गर्ल्स 4.20% और टोटल 4.46%। एसटी की 7.02, बॉयज 6.84, गर्ल्स टोटल 6.93। ठीक, ये पढ़ लेना बॉक्स। You have probably noticed in the above table that SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. This means that the girls who are from Dalit, SC and Adivasi ST backgrounds also found that are less likely to remain in schools. ठीक, तो क्या बताया गया है? जो टेबल दी है उस टेबल का कंक्लूजन की अगर बात करें तो टेबल का कंक्लूजन ये है कि अगर एक टोटल प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं उसमें से ज्यादातर प्रोपोर्शन ऐसा है जो या तो एससी से बिलोंग करता है, शेड्यूल कास्ट से, और या तो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता है। दिस शोज कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब गर्ल्स जो है दे आर लेस प्रिविलेज्ड, मतलब उनकी सिचुएशंस में उतना चेंज नहीं आया है। जो उनकी सिचुएशंस पहले थी वही उनकी सिचुएशंस आज भी है। The 2011 census also found that Muslim girls are less likely than SC and ST girls to complete primary school. While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, girls from other communities spend around 4 years in school. ठीक, तो क्या बताया गया है कि जो टोटल प्रोपोर्शन है गर्ल्स का जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है उसमें से जो सबसे खराब सिचुएशन है वो एससी और एसटी ग्रुप्स की है, लेकिन इन एससी और एसटी ग्रुप्स से भी ज्यादा खराब सिचुएशन मुस्लिम गर्ल्स की है। मुस्लिम गर्ल्स की इनसे भी ज्यादा खराब सिचुएशन है। ठीक, 2011 का जो सेंसस हुआ था उसकी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर एक नॉर्मल एवरेज गर्ल 4 साल तक स्कूल अटेंड करती है तो वहीं पर एक मुस्लिम गर्ल जो होगी वो सिर्फ 3 साल तक स्कूल अटेंड करेगी, यानी कि जो सबसे वर्स्ट सिचुएशन है वुमेन कैटेगरी में स्कूल ड्रॉप आउट्स की वो मुस्लिम कम्युनिटी में है। ठीक, उसके बाद एससी एसटी में और फिर ऑल ओवर। ठीक, there are several reasons why from Dalit, Adivasi and Muslim communities leave school. In many parts of the country, especially in rural and poor areas, there may not even the proper schools, not teachers who teach on a regular basis. ठीक, तो क्या बताया गया है कि ये जो हम डिफरेंस देख रहे हैं कि एससी एसटी ट्राइब और मुस्लिम्स में से बहुत कम वुमेन ऐसी जो स्कूल अटेंड कर रही हैं, उसका रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा ये है कि बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे पुअर एरियाज हैं जहां पर आज भी प्रॉपर स्कूल्स नहीं है, प्रॉपर स्कूलिंग वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, प्रॉपर टीचर्स नहीं है जो कि रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ले सके, जिसके चलते बच्चों का क्लास अटेंड करना, बच्चों का स्कूल अटेंड करना एक कह सकते हैं कि मुश्किल हो जाता है। If a school is not close to people's homes and there is no transport like buses or vans, parents may not be willing to send their girls to school. Many families who are poor and unable to bear the cost of educating all their children, boys may get preference in this situation. Many children also leave school because they are discriminated against by their teachers and classmates. ठीक, तो क्या बताया गया है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर स्कूल्स लोगों के घरों से बहुत दूर हैं, वहां पर लोग अपने गर्ल चाइल्ड की जगह प्रेफर करते हैं अपने बॉय चाइल्ड को भेजना। क्यों? क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर लड़कियां इतना दूर पढ़ाई के लिए जाएंगी तो उनके साथ कुछ गलत होने के चांसेस हैं, वहीं पर लड़कों के साथ ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। ठीक, तो इस मानसिकता के चलते और स्कूलों की कमी होने के चलते गर्ल्स का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा कम रहा है किस चीज में? स्कूल अटेंड करने में व्हेन कंपेयर्ड विद दी बॉयज। ठीक, वहीं अगर बात करें कि एससी एसटी और मुस्लिम ट्राइब्स की सिचुएशन यहाँ पे इतनी क्यों खराब है, तो उसका बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि ये कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है।
उसी डिस्क्रिमिनेशन के चलते इस प्रपोर्शन में से ज्यादातर जो प्रपोर्शन है वो इनका है। ठीक, सिंपल चीज समझ में आया? बताओ एक बार। एक क्लास का ये चैप्टर और है थ्योरी की बेसिस पे, कल इस चैप्टर की आखिरी क्लास होने वाली थ्योरी की बेसिस पे, परसों एनसीईआरटी करेंगे, यानी कि 2 क्लासेस का ये चैप्टर और है, उसके बाद फिर ये चैप्टर खत्म। ठीक, ऑन दिस नोट एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।